वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है कि आपको बता दूं, जो कल आपका पेपर लगा हुआ है कानपुर विश्वविद्यालय का, उसमें तो 100% ये क्वेश्चंस आएंगे ही। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, जो है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, एमजेपीआरयू, बीयू झांसी यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और भी जो विश्वविद्यालय हैं जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की, उनकी परीक्षा जब होगी तो यही प्रश्न आएंगे। आपको बता दूं, ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि मात्र ये 157 क्वेश्चंस को, ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यही में से लगभग और लगभग आपका 70% क्वेश्चन जो होंगे आपके इसी 157 क्वेश्चंस में से लगभग और लगभग आपके 60 से 70 प्रश्न आपके यहीं से आने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। बहुत ही रिसर्च करी है इस वीडियो को मैंने एक प्रकार से बनाने में, और यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना इससे पहले मैंने किसी वीडियो में महत्वपूर्ण का जो बात नहीं बोली है कि भाई इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे ऐसे प्रश्नों को समाहित किया गया है जो कि एक प्रकार से आपकी परीक्षा में 2024-25 की परीक्षा में 100% आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शारीरिक शिक्षा और योग का ये मॉडल पेपर है। ठीक है, महासंग्राम रिवीजन क्लास है। आपको बता दूं कि बहुत ही कम समय में मैं 157 प्रश्नों को समझने का प्रयास करूंगा। समय बिल्कुल भी आपका जाया नहीं करूंगा। बस इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उसी को मैं शुरुआत में बताने का प्रयास किया हूं। बस यही 1 मिनट जो आपका थोड़ा सा समय मैंने नष्ट किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आगे आप लगभग आधे घंटे में या उससे कम समय में प्रयास करूंगा कि इन 157 प्रश्नों को आपको बता दिया जाए। बीए, बीएससी, बीकॉम के चौथे सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी शारीरिक शिक्षा और योग शामिल है। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है? शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, किसने कहा? तो ये इसको कहा था किसने? एस मैकेंजी ने कहा था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल एथेंस काल को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले, 100%, 101% पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा गया था कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने करी है? तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है, वह है? शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है। शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता और सामाजिक क्षमता क्षमता इन सभी क्षमताओं का विकास होता है शारीरिक शिक्षा के द्वारा। डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग है? शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग क्या है इनमें से? तो शिक्षा संस्थाओं का अभिन्न अंग होता है शारीरिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई, बताएं? शिक्षा मंत्रालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की जो स्थापना हुई है 1958 में, 1958 में हुई है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पीटी का पूर्ण रूप क्या है? पीटी का पूर्ण रूप होता है फिजिकल ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिजिकल ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन पुस्तक, लगातार एक प्रकार से यह प्रश्न विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछा गया है। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसको इराज अहमद खान ने लिखा है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहते हैं? एच.सी. बक को कहा जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ, 100% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मानव में पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मानव में पूर्णता की अभिव्यक्ति है, इसको किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया तालबद्ध नहीं है? इनमें से कौन सी क्रिया तालबद्ध नहीं है? देखिए, जूडो तालबद्ध नहीं है, बाकी लेजियम, डंबल और पीटी ये सब तालबद्ध क्रियाएं हैं। ठीक है, जूडो आपका तालबद्ध क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र। शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है, विस्तृत होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा में किस प्रकार का संबंध है? फटाफट से आप बताएंगे। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा में ऐसा संबंध है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, शारीरिक शिक्षा के विषय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? शारीरिक शिक्षा के विषय क्षेत्र में खेल कूद संबंधी क्रियाएं, स्वास्थ्य शिक्षा, आत्मरक्षा संबंधी क्रियाएं, ये सब शामिल हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के विषय क्षेत्र के एक अंग के रूप में शामिल है? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। तो वृद्धि और विकास, खेल विज्ञान और खेल कूद संबंधी क्रियाएं, ये सब शारीरिक शिक्षा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत समाहित हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, किसने कहा कि स्वास्थ्य मतलब कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है? किसने कहा था? अरस्तु का एक कथन है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, या स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अरस्तु ने कहा था। किसने कहा कि मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता? ये राधा कृष्णन ने कहा था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, नगरों में होने वाली रामलीला किस प्रकार के मनोरंजन का स्वरूप है? बताएं। नगरों में होने वाली जो रामलीला होती है, ये सामुदायिक मनोरंजन जो होता है उसका स्वरूप है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, सारे शैक्षिक संस्थाओं में से या शैक्षिक संस्थाओं में होने वाले एथलेटिक मीट किस प्रकार के मनोरंजन के स्वरूप होते हैं? तो बताएं, शैक्षिक संस्थाओं में होने वाले एथलेटिक मीट जो होते हैं वो संस्थागत मनोरंजन होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनोरंजन परिभाषित किया गया है। मनोरंजन को परिभाषित किया गया है, किसी चीज को नया जीवन देने की प्रक्रिया के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बहुपटीय यानी मल्टीप्लेक्सेस द्वारा दिखाई जाने वाली जो फिल्में होती हैं किस प्रकार के मनोरंजन का स्वरूप है? तो एक प्रकार से जो बहुपटीय यानी मल्टीप्लेक्सेस द्वारा जो एक यानी सिनेमा वगैरह में जो मूवीज चलती हैं वो सब कैसी हैं? वो सब आपकी व्यावसायिक मनोरंजन है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, व्यावसायिक मनोरंजन कहाँ अधिक पाया जाता है? गाँव में, नगरों में, या फिर जनजातियों में? तो व्यावसायिक मनोरंजन आप देखेंगे नगरों में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। खिलाड़ी में तनाव का क्या कारण है? देखें, शारीरिक व्यवधान से खिलाड़ी में तनाव होता है, मानसिक व्यवधान से भी, और भावात्मक व्यवधान, यानी कि शारीरिक, मानसिक या भावात्मक किसी प्रकार का अगर रुकावट या व्यवधान होगी तो खिलाड़ी का एक प्रकार से तनाव में जाना निश्चित हो जाता है। डी ऑप्शन, ये सभी कारण हो सकते हैं। आगे देखेंगे, आप देखें अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का मैं उदाहरण दे दूं, जैसे पैट कमिंस है, अब वो एकदम से डरता वरता नहीं है कि भाई कोई बॉलर हो, कोई बैटर हो, कोई टीम हो, कोई मतलब नहीं उसको। लेकिन हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी होते हैं क्या करते हैं, डर जाते हैं, मानसिक इनका संतुलन बिगड़ जाता है। अभी कल राजस्थान रॉयल्स का था, इतना घटिया खेले कि कोई जवाब नहीं इसका। बताओ, अश्विन और चहल दोनों के दोनों एक प्रकार से किसमें, टीम में कौन है? अश्विन नहीं, चहल है टीम में, इंडिया की टीम में जा रहे हैं और इतना लोग इनको मार रहे हैं। अब आप सोचो किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही है। हालांकि अब आप सोचो कि वो सब अलग की बातें हैं, अब उस पर चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई आप देखें, अब केकेआर क्यों फाइनल में पहुंची है, उसका आपको नतीजा मतलब कि क्यों पहुंची, आपने कभी सोचा? पहुंची इसलिए है क्योंकि उसका जो मेंटोर है, जो कोच है उसका, क्या बोलते हैं, गौतम गंभीर, वो एकदम से डरता वरता नहीं, किसी को कोई हो, इतना जबरदस्त रणनीति बनाता है भाई कि उसके सामने कोई टिकेगा नहीं। फाइनल जो मैच होगा एकदम से तहलका मचने वाला फाइनल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलें, तनाव से मुक्ति के रूप में मनोरंजन सार्वभौम है, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताएंगे, फटाफट से आप बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या? तनाव, प्रश्न क्या है? तनाव से मुक्ति के रूप में मनोरंजन सार्वभौम है, बिल्कुल यूनिवर्सल होता है, सत्य है कथन, बिल्कुल। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, स्वस्थ एवं तरोताजा रहने के लिए मनोरंजन आवश्यक होता है, बिल्कुल सत्य है ये भी। अगला प्रश्न, मनोरंजन शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करता है, बिल्कुल दूर करता है, ये भी सत्य है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उस क्रिया या गतिविधि को क्या कहते हैं जिसमें भाग लेकर के व्यक्ति आनंद एवं खुशी प्राप्त करता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मनोरंजन। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बालक को दंड की अपेक्षा खेल के द्वारा नियंत्रित करना अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? तो बालक को दंड की अपेक्षा खेल के द्वारा नियंत्रित करना अधिक अच्छा है, ये कथन है प्लेटो का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मनोरंजन से दूर होती है क्या? जो नीरसता होती है मनुष्य की वो दूर होती है, अंधकार नहीं दूर होता है, प्यास भी नहीं बुझती है, ज्ञान नहीं दूर होता है, मनोरंजन से नीरसता बुझती है शरीर की। अगला प्रश्न है, किस मनोरंजन अभिकरण के अंतर्गत सर्कस और सिनेमा हॉल आते हैं? सर्कस और सिनेमा हॉल ये व्यापारिक अभिकरण होते हैं या व्यावसायिक अभिकरण होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बताएं, किस विद्वान ने समाज को स्कूल विहीन करने पर बल दिया? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, किस विद्वान ने समाज को स्कूल विहीन करने पर बल दिया? तो इलिच महोदय ने समाज को स्कूल विहीन करने पर बल दिया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बताएं, डिस्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं इलिच महोदय। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस विद्वान ने स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को दमनकारी संस्थाएं कहा है? बताएं, किसने कहा है? इलिच महोदय ने कहा है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विद्यालय एक सामाजिक व्यवस्था है, ये बिल्कुल सत्य है, सामाजिक व्यवस्था है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का एक अभिकरण है, ये कथन सत्य है कि असत्य है या फिर संदिग्ध है? शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का एक अभिकरण है, बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक अभिकरण है, बिल्कुल सत्य है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक अभिकरण भी है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सत्य है। शिक्षा सामाजिक परिस्थिति प्राप्त करने का एक प्रमुख अभिकरण है, बिल्कुल। शिक्षा सामाजिक अभिकरण प्राप्त करने का, क्या प्रश्न पूछा गया? शिक्षा सामाजिक परिस्थिति प्राप्त करने का एक अभिकरण है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, सत्य है। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय औपचारिक संगठन है, बिल्कुल ये सब औपचारिक संगठन ही है, ठीक है। परिवार वगैरह अनौपचारिक होते हैं। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा से व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या सभी क्षमताओं का विकास? तो शारीरिक शिक्षा से इन सभी क्षमताओं का विकास होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 100% ये प्रश्न आएगा। सर्वांगीण विकास होता है। अगला प्रश्न, एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है AR बैमैन ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, दी न्यू फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक, दी न्यू फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक को लिखा है थॉमस डी वुड और R कैसिडी ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक को किसने लिखा है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक को लिखा जॉन डीवी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मद्रास में YMCA कॉलेज की स्थापना, कॉलेज मतलब की जो है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब की गई? 1920 में की गई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के संस्थापक थे, बताएं। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के संस्थापक हैं HC बक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति कब बनाई गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में बनी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय खेल नीति कब बनाई गई? तो भारत सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय खेल नीति जो बनाई गई 2001 में बनाई गई, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश के, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न परीक्षा में 100% आने वाले हैं ये सब प्रश्न, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 1957 में हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर अगर नए आए हैं को करिकुलर मास्टर पर, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चैनल आपके लिए नया बनाया गया है ताकि आपकी को करिकुलर की परीक्षाओं को विधिवत तरीके से तैयार करवाया जाए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, खो खो खेल में बताएं, खो खो वाले खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? देखिए, खो खो खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या, खेलने वाले, ध्यान रखिएगा, खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, खो खो में खो खो खेल में एक टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं हमेशा, और आप लोग अच्छा करते हैं। चले फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। खो खो खेल के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताएं, खो खो खेल जो होता है, प्रश्न है कि खो खो खेल जो होता है उसमें एक टीम में अतिरिक्त खिलाड़ी कितने होते हैं? तो एक खेल में अतिरिक्त खिलाड़ी कितने होते हैं भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो खो खो एक भारतीय खेल है, गांव देहात में इसको जो है लोग खेलते हैं, जो बच्चियां खास करके इसको खेलती हैं, जो लड़कियां होती हैं वो इस प्रकार के खेल को खेलती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त गेम होता है खो खो, ठीक है। और आपको बता दूं, खो खो खेल की अगर बात की है तो इसकी कई विशेषताएं भी हैं, ठीक है। खो खो खेल में आप देखते हैं कि 9 खिलाड़ी तो होते हैं जो खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं, खो खो, कबड्डी, ये सब खेल, ये सब परंपरागत खेल हैं, ये बात आप ध्यान रखें। अच्छा, फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो फिट इंडिया मूवमेंट के जो या अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद हैं, ठीक है। भारत में फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ है। कब हुआ है? 29 अगस्त 2019 को हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ये बात आप ध्यान, इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा गया तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, ठीक है। देखें, तो खो खो जो मैदान होता है, खो खो की अगर बात की तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया? खो खो खेल में एक टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या, एक टीम में अतिरिक्त खिला, देखिए खो खो टीम जो होता है, खो खो जो खेल होता है, इसमें अगर बात की तो कुल मिलाकर के आपके 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। जिनमें से 9 खिलाड़ी जो होते हैं मैदान पर खेलते हैं और 3 खिलाड़ी इसमें रिजर्व होते हैं। तो वही रिजर्व यानी अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई तो 3 होती है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। खो खो खेल में प्रत्येक मैच में कितनी पारियां होती हैं? तो प्रत्येक मैच में कितनी पारियां होती खो खो में भैया? प्रत्येक मैच में 4 पारियां होती हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खो खो खेल में खो खो शब्द बोल करके किसका संकेत दिया जाता है? तो खो खो खेल में खो खो बोल करके उठकर भागने का इशारा
करने का संकेत होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन काल में खो खो को क्या कहते थे? प्राचीन काल में खो खो को राथेरा नाम से बुलाया जाता था, राथेरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। खो खो में 8 क्रॉस लेंस होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? कबड्डी खेल का जन्मदाता देश है अपना भारत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। शतरंज खेल का जन्मदाता देश मतलब बताएं, शतरंज की उत्पत्ति किस देश में हुई है? भारत से ही शतरंज की उत्पत्ति हुई, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। खो खो क्रीडा क्षेत्र का माप कितना होता है? तो खो खो क्रीडा क्षेत्र का जो माप होता है कितना होता है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। खो खो का जो क्षेत्र होता है कितना लंबा होता है? खो खो का जो मैदान होता है वो कितना होता है भैया? वो होता है आपका 28x16, या कहीं कहीं पर आपको 27x16 भी मिलता है। तो 28x16 या 27x16, ठीक है, 28x16 या 29x16। तो इसमें 28x16 27x16 कर लीजिए, 28x16 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 28x16 डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको 29 भी मिलेगा, लेकिन 29 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, 28x16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, खो खो में प्रत्येक मैच में कितनी पारियां खेली जाती हैं? तो खो खो मैच में प्रत्येक मैच में 4 पारियां खेली जाती हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में खो खो खेल प्रसिद्ध महिला कौन सी हैं? भारत में खो खो खेल की प्रसिद्ध महिला हैं सारिका काले और मंदाकिनी माझी, दोनों एक प्रकार से खो खो की प्रवीण खिलाड़ी रही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया सबसे पहली बार 1995 में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शामली गोखले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? शामली गोखले का संबंध शतरंज खेल से है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? शतरंज के बिसात पर 64 घर होते हैं, चूंकि आप देखेंगे ये 8 खाना का एक वर्ग होता है, इसमें 8 खाने होते हैं, ठीक है। 8 खानों का एक वर्ग होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक डब्बा, ये 8। ऐसे ही 8 ऐसे इसमें बता, 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ये होता है आपका शतरंज का एक प्रकार से पूरा का पूरा यही इतना होता है, यानी 64 खाने इसमें होते हैं, 8 टाइम 64। अगला प्रश्न, स्पोर्ट्स में दादा के नाम से किसे जाना जाता है? स्पोर्ट्स में दादा के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित होती है? स्पर्श रेखा कबड्डी से रिलेटेड होती है, स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। ऐसी और चीज़ें कबड्डी से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा हो गई, बक लाइन हो गई, ठीक है, बक लाइन, मार्च लाइन, बैटिंग ब्लॉक, ये सब कबड्डी से रिलेटेड है, ठीक है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार जो होता है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? खेल कूद में अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको अर्जुन पुरस्कार मिलता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। अच्छा, खो खो खेल का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। आयताकार मैदान होता है खो खो का, जिसमें खो खो खेला जाता है। कबड्डी खेल का उद्गम स्थान माना जाता है, तो कबड्डी खेल का उद्गम कहाँ पर हुआ है भैया? कबड्डी का उद्गम हुआ है तमिलनाडु में। कबड्डी खेल की शुरुआत कब से हुई है? 1936 में हुई है, ठीक है, तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कबड्डी खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में भैया 7 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, 5 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं, कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ी इसमें भी होते हैं एक टीम में। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कबड्डी की समय अवधि जो होती है 40 मिनट की होती है। कबड्डी खेल में डिफेंसर के पास रेडर को आउट करने का अधिकतम समय जो होता है वो 30 सेकंड का होता है। कबड्डी के खेल को और किस नाम से जानते हैं? कबड्डी को लंबी कबड्डी, गूंगी कबड्डी, सोची कबड्डी, ऐसे कई प्रकार की कबड्डी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर कबड्डी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखें। जैसे कि दक्षिण भारत में इसको गुड्डू कहा जाता है, गुडुडू, ठीक है। बांग्लादेश में हुदुदू कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका वगैरह में आप देखते हैं, श्रीलंका थाईलैंड में मतलब कि श्रीलंका और दक्षिण भारत में गुड्डू बोलते हैं, और थाईलैंड में थोचू बोलते हैं कबड्डी को, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। ये 13x10 मतलब कि 13x10 मीटर का जो आयत होता है, यानी 13 चौड़ाई और 10 मीटर लंबाई का एक प्रकार से आयताकार मैदान होता है जिसमें कबड्डी खेली जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कबड्डी एक प्रकार से बताएं तो रेडर, मार्च लाइन और लाबी, ये सब कबड्डी से रिलेटेड जो शब्द है, टर्म होते हैं। कबड्डी के मैदान की चौड़ाई जो कितनी होती है? कबड्डी मैदान की चौड़ाई 10 मीटर होती है, और लंबाई कितनी होती है? लंबाई जो होती है कबड्डी मैदान की वो लगभग 13 मीटर के आसपास होती है, 13 मीटर, ठीक है। 13 मीटर या 13.5 मीटर इसकी, ठीक है। 13 मीटर 5 या 13 मीटर लगभग होती है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, 13 मीटर, ओके। तो ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे।
अच्छा, प्रथम खो खो नेशनल कहाँ पर आयोजित किया गया था? विजयवाड़ा में आयोजित किया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक जीवन शैली का अंग नहीं है? बताएं, सकारात्मक जीवन शैली का कौन सा अंग नहीं है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताइए, सकारात्मक जीवन शैली का अंग नहीं है कौन? सकारात्मक जीवन शैली का अंग नहीं है इनमें से पर्याप्त शारीरिक जो है गतिविधियां, या फिर क्या पूछा गया प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक जीवन शैली यानी पॉजिटिव जो है जीवन शैली होती है उसका अंग नहीं है? तो कम निद्रा जो है ये पॉजिटिव जो है सकारात्मक जीवन शैली का अंग नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न वर्तमान जीवन शैली संबंधित है। वर्तमान जीवन शैली मशीनीकरण से संबंधित है। आजकल तो मशीनीकरण सब हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सकारात्मक जीवन शैली सहायक है। सकारात्मक जीवन शैली जो होती है वो रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में, विकृतियों से बचने के लिए और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में सकारात्मक जीवन शैली सहायक होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भोजन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए? तो भोजन में जो है स्टार्च, शर्करा, वसा, इन तीनों की अधिकतम मात्रा नहीं होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शरीर का भार आवश्यकता से 10% अधिक बढ़ जाने को क्या कहते हैं? मोटापा बोलते, सॉरी अधिक भार बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर 10% आपका भार अधिक बढ़ जाता है तो उसको मोटापा बोलते हैं, लेकिन वही भार शरीर का अगर आपका आवश्यकता से 20% अधिक हो जाता है तो उसी को मोटापा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? मोटापा बोलते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खाने से क्या होता है? अगर अत्यधिक आप चर्बी युक्त या वसायुक्त या फैटी भोजन करेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, मोटापा बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फेफड़ों की क्षमता को साधारणतः मापा जाता है। फेफड़ों की क्षमता को किसके द्वारा मापते हैं? स्पायरोमीटर के द्वारा मापते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली जो दवा होती है उसका क्या नाम है? तो उसको एस्कॉर्बिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मोटापे से किस रोग की संभावना बढ़ जाती है? मोटापे से घुटनों का दर्द, हृदय रोग और मधुमेह ये सब बढ़ जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव होता है अग्न्याशय से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एलएसडी का पूरा नाम क्या है? एलएसडी का फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलिमाइड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, मोटापे के संदर्भ में बीएमआई का पूरा नाम है। बताएं, मोटापे के संदर्भ में बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, बीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर का फुल फॉर्म होता है। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो सिस्टोलिक रक्तचाप 120 mmHg होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का उपयोग बढ़ा करके रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान बनाए रखता है? तो वो होती है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को सामान्यतया किस आराम किस आसन में दिखाया गया है? जो महात्मा बुद्ध बैठे रहते हैं वो किस आसन में बैठे रहते हैं? महात्मा बुद्ध हमेशा पद्मासन में बैठे रहते हैं, दिखाए गए हैं पद्मासन। ठीक है, पद्मासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पद्मासन शरीर के या शरीर से फालतू चर्बी बाहर निकालता है, या कथन किसका है? पद्मासन मतलब कि यह कथन है, कैसा? सत्य है, असत्य है, संदिग्ध है? तो पद्मासन शरीर से फालतू चर्बी बाहर निकालता है, कथन बिल्कुल सत्य है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भगवत गीता में मतलब भगवत गीता किस योग पर बल देती है? भगवत गीता कर्म योग पर बल देती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न है, युनजते शब्द का प्रयोग किस में हुआ है? युनजते शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भगवत गीता में वर्णन है किसका? भगवत गीता की अगर बात की जाए तो देखें, भगवत गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग इन तीनों का एक प्रकार से वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसलिए तीनों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हठ योग जो है ये इसमें नहीं वर्णित है। भगवत गीता में हठ योग नहीं है। ठीक है, ज्ञान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। तो भगवत गीता में वर्णन किसका? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन सभी का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न तो ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को।
अगला प्रश्न, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो महर्षि पतंजलि हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। श्री रामचरितमानस की रचना किसने करी? तुलसीदास जी ने करी है। बीजक की रचना किसने करी? तो कबीरदास ने करी है। ठीक है, आगे देखेंगे, हठ योग का विकास हुआ। हठ योग का विकास जो हुआ है ये मध्यकाल में आकर के हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, ध्यान का अर्थ है किसी एक विचार पर बिना किसी रुकावट के ध्यान मग्न रहना, यह कथन किसका है? तो ध्यान की यह परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है, यह परिभाषा किसने दी? बताएं। योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है, यह परिभाषा श्रीमद् भगवत गीता में दी गई है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से वेदों की संख्या कितनी है? भैया देखें, 4 वेद होते हैं। कौन से? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। सामवेद संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। अथर्ववेद में एक प्रकार से जो है अथर्ववेद में जादू टोना टटका, इसके अलावा जो है जितनी भी चिकित्सा वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब अथर्ववेद में ही हैं। ठीक है, सामवेद में संगीत से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप यजुर्वेद में जाएंगे तो यजुर्वेद में नियम कायदे हैं जो कि कर्मकांड से रिलेटेड हैं, वो मिलेंगे आपको। और मंत्रों का उल्लेख किया गया है बेसिकली किसमें? तमाम प्रकार के जो मंत्र आजकल उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि पंडित जी लोग स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं, स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, ये सब पढ़ते हैं। ये सब आपका ऋग्वेद में वर्णित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 4 वेद हैं आपके, 6 वेदांग होते हैं, 18 पुराण होते हैं, 4 आपके पुरुषार्थ होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बताएं, योग से किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? तो योग से किन किन शक्तियों का विकास करते हैं? मानसिक, शारीरिक और गुप्त शक्तियों का विकास आप कर सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्न में से योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण है? निम्न में से योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण है भैया? नैतिक और सामाजिक दोनों। उपरोक्त तो सभी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राण 5 प्रकार के होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यौगिक एनिमा के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है? यौगिक एनिमा के नाम से जो है किसको जानते हैं? बस्ती को जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, योग नगरी के नाम से जाना जाता है, योग नगरी ऋषिकेश को कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अष्टांग योग में आपका अष्टांग योग क्या होता है? अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं, बात ध्यान रखेंगे। भगवत मतलब गीता जो है किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का भाग है भगवत गीता, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा बताएं, शवासन किस मुद्रा में किया जाता है? लेट करके किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले 100%, तो आप इन प्रश्नों को एकदम से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है। ठीक है, चलें बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? लक्ष्मीबाई फिजिकल मतलब लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना ये हुई है आपकी ग्वालियर में 1957 में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना पटियाला में की गई कब? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना पटियाला में की गई कब? 1961 में की गई, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम खेल यूनिवर्सिटी बताएं, भारत की प्रथम खेल यूनिवर्सिटी कौन सी है? भारत की प्रथम खेल यूनिवर्सिटी है LNIPE। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, LN। ठीक है, LNIPE। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, किसने भारत में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया? तो किसने प्रोत्साहित किया? YMCA ने जो है किया है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो है यंग मेंस जो है एसोसिएशन, ऐसा इसका नाम है। ठीक, क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMCA का फुल फॉर्म क्या होता है? YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मेंस जो है क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल मैदान में एथलीट के हृदय की धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जो है रेडियो टेलीमेट्री का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमार्फ का क्या तात्पर्य है? तो सेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमार्फ का तात्पर्य होता है एथलेटिक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास जो है महाकाव्य काल से प्रारंभ हुआ, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो वो होती है प्रदर्शन पद्धति, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न है, लोगों को उस खाली समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है? बताएं। लोगों को खाली समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना मनोरंजन कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। शैक्षिक व्यायाम क्या है? शैक्षिक व्यायाम जो होता है मार्चिंग, मुक्त हस्त व्यायाम, योगासन, ये सब शैक्षिक व्यायाम होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा के प्रथम प्रधानाचार्य थे श्री PM जोसफ। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शिक्षा में खेल विधि के जन्मदाता किसे माना जाता है? शिक्षा में खेल विधि के जन्मदाता फ्रोबेल को मानते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड बेसडो ने जिस स्कूल की स्थापना करी उसका क्या नाम था? तो उस स्कूल का क्या नाम था? उस स्कूल का नाम था फिलेनोथ्रीपम, मतलब कि फिलेनथ्रोपिनम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का क्या ध्येय है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 100% आएगा। आगे प्रश्न है, मोटापे का सबसे आम कारण क्या है? बताएं। मोटापे का सबसे आम कारण क्या है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मोटापे का सबसे आम कारण क्या होता है भैया? मोटापा को अंग्रेजी में ओबेसिटी बोलते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। मोटापे का सबसे आम कारण क्या होता है? सबसे आम कारण होता है अनुवांशिक प्रभाव, भोजन का सेवन तथा खाने के विकार, अस्वस्थकर जीवन शैली। ये सभी एक प्रकार से मोटापे को एक प्रकार से बढ़ा देते हैं। ये बात है, तो मोटापे के ये सब आम कारण है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का उपचार है? तो मोटापे का उपचार इनमें से कौन सा है? स्वस्थ भोजन योजना और नियमित शारीरिक गतिविधियां, वजन प्रबंधन कार्यक्रम और जो है बेरिएट्रिक सर्जरी, ये सब मोटापे के उपचार हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मोटापे की जटिलता है? बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी मोटापे की जटिलता है? उच्च कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी और फैटी लीवर की बीमारी, ये सब हो सकती है मोटापे से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर विज्ञान संबंधी सक्षमता का क्या अर्थ है? शरीर विज्ञान संबंधी सक्षमता का अर्थ होता है शरीर के अंगों की उचित वृद्धि तथा विकास होना, शरीर के किसी अंग को पूरे वेग से हिलाने की शक्ति होना और मांसपेशियों तथा स्नायु तंत्र में उचित तालमेल होना। डी ऑप्शन इसका ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मैराथन दौड़ में किसकी अधिक आवश्यकता होती है? मैराथन दौड़ में किसकी अधिक आवश्यकता होती है? सहन शक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टेनिस खेलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? टेनिस खेलने के लिए शक्ति, कौशल और सहन शक्ति, इन तीनों की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मनोवैज्ञानिक सक्षमता का क्या अर्थ है? मनोवैज्ञानिक सक्षमता का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है व्यक्ति का कार्य के प्रति सजग होना, व्यक्ति की कार्य के प्रति रुचि होना और कार्य को करने के लिए सांवेगिक संतुलन होना। ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्यता पर प्रभाव नहीं डालता? बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्यता पर प्रभाव नहीं डालता है? तो पढ़ाई लिखाई नहीं डालती, बाकी संतुलित भोजन डालता है, प्रतिदिन व्यायाम और गहरी निद्रा और आराम, ये सब एक प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्यता पर प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाती है? तो बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रवृत्ति को दर्शाती? प्रकृति को तो शारीरिक प्रशिक्षण दर्शाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का प्रमुख माध्यम? बताएं। स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का प्रमुख माध्यम है आपका मतलब कि इंट्राम्यूरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। डायनामोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? किसको मापने के लिए? डायनामोमीटर का उपयोग शक्ति मापने के लिए करते हैं। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उसके पास तकनीकी ज्ञान और कौशल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। चले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं इस चैनल पर तो आप लोग BA करिकुलर मतलब इस चैनल को यानी को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपका आ चुका है, अच्छा बताएं, योग के जो 8 अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं? योग के 8 अंग होते हैं, मैं आपको बता दूं। योग के 8 अंग होते हैं। पहला अंग होता है यम, पहले नंबर पर। तो आपसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछता है पहले पर कौन आएगा, दूसरे पर कौन आएगा, दूसरा सोपान। अभी मैं यहीं पर समझा दे। देखिए, योग शारीरिक शिक्षा का एक भाग है। यह कथन कैसा है? योग शारीरिक शिक्षा का एक भाग है, बिल्कुल ये कथन सही है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही, योग शारीरिक शिक्षा का एक भाग है, सत्य है कथन। ठीक है, कपाल भाती क्या है बताएं?
कपालभाति है। कपालभाति जो होता है ये प्राणायाम का एक प्रकार होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो योग के 8 अंग है उसको मैं आपको बता दूं। पहला नंबर पर आपका आता है भैया, पहला नंबर पर आपका है यम। ठीक है, देखें, अष्टांग योग की साधना का दूसरा सोपान, तो पहले नंबर पर आपका है यम, दूसरे नंबर पर आपका होता है नियम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियम, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तीसरे पर आपका आता है आसन। ठीक है, तीसरे नंबर पर। चौथे पर आपका आता है प्राणायाम। पांचवें पर आपका आता है प्रत्याहार। ठीक है, इंद्रियों को अपने बस में करना प्रत्याहार कहलाता है। छठे नंबर पर आपका आता है धारणा। सातवें पर आपका आता है ध्यान, और आठवें पर आपका आता है समाधि। समाधि, तो ये यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। क्या? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, दो दो करके पेयर याद कर लीजिएगा। यम नियम आसन या यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसे इसको रट ला लिएगा। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को। अच्छा, प्राणायाम के 3 चीजें होती हैं। एक होता है पूरक, पूरक में श्वास को अंदर लिया जाता है, और दूसरा होता है रेचक, रेचक में श्वास को बाहर निकाला जाता है, और जो होता है कुंभक आपका, उसमें श्वास को अंदर रोका जाता है। ठीक है, उसी को कुंभक कहते हैं। कुंभक माने होता है रोकना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपके समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। चलें, तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला देखेंगे। तो अष्टांग योग का साधना का दूसरा सोपान है नियम, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुलोम विलोम है एक। अनुलोम विलोम क्या है? योग प्राणायाम है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भोजन के बाद एकमात्र किया जाने वाला आसन, हमेशा प्रश्न आता है वज्रासन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अष्टांग योग में नियम का क्रम कौन सा है? देखिए, नियम जो है आपका ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर आपका होता है यम, मैंने आपको सही चीजें सारी चीजें बता दी हैं। आठवें नंबर पर आपका आता है समाधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है पश्चिमोत्तान आसन लेट कर किया जाने वाला आसन है क्या? बिल्कुल ये नहीं, पश्चिमोत्तान आसन जो होते हैं लेट करके नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीजों देखें। जो लेट कर किया जाते हैं उनमें, आसन में लेट करके किए जाने वाले आसन में अगर बात की जाए, तो लेट करके जो आसन किए जाते हैं उनमें अर्ध हलासन, हलासन, सर्वांगासन, विपरीत करड़ी आसन, पवन मुक्तासन, नौकासन, शवासन, ये सब लेट करके किए जाते हैं। जबकि जो आपका ये होता है पश्चिमोत्तान आसन, पश्चिमोत्तानासन की अगर बात की जाए, तो पश्चिमोत्तानासन जो होता है आपका ये बैठ कर किया जाने वाला आसन होता है। बैठ कर किए जाने वाले आसनों में पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, वक्रासन, अर्धमत्स्यासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, बाह्य मुद्रा, उष्ट्रासन, ऐसे तमाम प्रकार के आसन किए जाते हैं। खड़े होकर के आसन जो कहते हैं उनमें ताड़ासन, वृक्षासन, अंध्रचंद्रासन, चक्रासन, पादहस्तासन, ये सब आते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पश्चिमोत्तासन लेट कर नहीं किया जाता, खड़े होकर के किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, सॉरी बैठ कर किया जाता है इसको। अगला प्रश्न, योग रहस्य के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। योग रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है भैया? योग रहस्य पुस्तक के लेखक है नाथ मुनि, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम सोपान क्या है? अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम सोपान है यम। ठीक है, द्वितीय सोपान है नियम, तीसरा है आसन। ठीक है, अगला प्रश्न, योग का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है। योग का प्रकार क्या नहीं है इनमें से? फटाफट से आप बताएंगे। देखें, कर्म योग, राजयोग और हठ योग, ये सब योग के प्रकार हैं। समय योग नहीं होता, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कमर के दर्द के लिए निम्नलिखित में से उपयोगी आसन, कमर के दर्द के लिए उपयोगी आसन है भुजंग आसन, यानी कोबरा पोज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुरानी कब्ज के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी होता है? पुरानी कब्ज के उपचार के लिए मत्स्यासन, मयूरासन और हलासन, तीनों आसन उपयोगी होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाइल्स के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो पाइल्स के उपचार के लिए गोमुखासन बहुत जरूरी होता है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? मोटापा कम करने के लिए धनुरासन और मयूरासन का उपयोग करते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? शवासन और सिद्धासन, ये हृदय रोगियों के लिए लाभदायक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ताकत व दमखम का योग कहलाता है, बताएं। ताकत व दमखम का योग क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कुक्कुटासन नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो मुर्गे के नाम पर पड़ा है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मकरासन है एक, मकरासन एक विश्राम आसन होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। योग सूत्र के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। योग सूत्र के लेखक कौन है भैया? योग सूत्र के लेखक है महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। योग क्या है? योग जो होता है वो साधना होती है एक प्रकार की, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण बताए गए हैं? शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के 8 चरण बताए गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनको अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। परहेज या बचाव से संबंधित योग कौन सा है? परहेज या बचाव से संबंधित जो योग होता है वो होता है प्रत्याहार। इसमें कंट्रोल किया जाता है अपने इंद्रियों पर, अपने इंद्रियों को अपने बस में करना, प्रत्याहार कहलाता है। अगला प्रश्न, यम सामाजिक अनुशासन जिसको बोलते हैं, यम के नियम में क्या सम्मिलित है? यम के नियम में सामाजिक अनुशासन में आपका आस्ते, आस्ते माने चोरी ना करना, सत्य और अहिंसा, अहिंसा सत्य आस्ते यानी चोरी ना करना, ये सब शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? संस्कृत भाषा के युज धातु से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, योग संस्कृत शब्द की किस धातु से बना हुआ है? युज धातु से बना हुआ है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत में युज का क्या अर्थ होता है? संस्कृत में युज का मतलब होता है गठबंधन करना, जोड़ना, अपना ध्यान केंद्रित करना, ये सभी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है। योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता होता है? तो मोक्ष को प्राप्ति करने का एक रास्ता होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष माने होता है आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? तो भगवत गीता जो है वो कर्म योग पर बल देती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंद्रियों को बस में रखने वाले संबंधी योग का चरण कौन सा है? इंद्रियों को बस में रखने वाले संबंधी मतलब कि रखने संबंधी योग का चरण होता है प्रत्याहार। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा योग का प्रकार नहीं है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा योग का प्रकार नहीं है? देखिए, काल योग कोई योग नहीं होता। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब योग होते हैं, काल योग नहीं होता है। अगला प्रश्न, सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां होती हैं? सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त शुद्धिकरण हेतु उपयुक्त आसन कौन सा है? रक्त शुद्धिकरण हेतु उपयुक्त आसन होता है आपका कुक्कुटासन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नाड़ियों को शांत करके पूरे तंत्र को ठीक बनाता है, कौन सा आसन? नाड़ियों को शांत करके पूरे तंत्र को ठीक बनाता है भ्रामरी प्राणायाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैठ कर किया जाने वाला आसन कौन सा है? बैठ कर किया जाने वाला आसन होता है वज्रासन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अष्टांग योग में धारणा का कौन सा क्रम है? धारणा जो आती है आपकी 7वें नंबर पर धारणा आती है, ठीक है, और 8वें नंबर पर आपका समाधि आता है। अगला प्रश्न है, ध्यान धारणा मतलब कि अगला प्रश्न, योग निम्नलिखित में से किसके लिए लाभप्रद है? बताएं, योग किसके लिए लाभप्रद है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। योग किसके लिए लाभप्रद है भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, 6 प्रकार के योग होते हैं। कौन कौन से? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग जिसको शारीरिक अनुशासन बोलते हैं उसको हठ योग बोलते हैं, ध्यान योग और राजयोग, ये 6 प्रकार के योग होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, और योग के जो धारणा जो होता है, धारणा कितने नंबर पर आता है? धारणा आपका 6ठे नंबर पर आता है, ठीक है, धारणा आपका 6ठे नंबर पर। तो इसमें ऑप्शन में नहीं, 7वें पर आपका आता है या ध्यान, ठीक है, ध्यान धारणा समाधि या 7वें अगर दिया गया तो 6ठे या 7वें नंबर पर आता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 7वें नंबर पर आपका ध्यान आता है, धारणा आपकी 6ठे नंबर पर आती है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन में थोड़ा सा छठवा कर लीजिएगा, ठीक है, छठा ऑप्शन, क्योंकि पहले पर आपका यम है, दूसरे पर नियम है, तीसरे पर आसन है, चौथे पर प्राणायाम है, 5वें पर प्रत्याहार है, 6ठे पर धारणा है, 7वें पर ध्यान है और 8वें पर समाधि है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। योग के ये 8 अंग होते हैं, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, ठीक है। चले भाई, तो ये सब प्रश्न, यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। योग निम्नलिखित में से किसके लिए लाभप्रद है? शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए, खेल क्रियाओं के लिए। योग की अगर बात की जाए, योग जो होते हैं ये सभी के लिए लाभप्रद हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न जो आपसे पूछे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में 100% ये प्रश्न आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप को-करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट तो आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है, और BA करिकुलर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमको आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से ID है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।